हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लीगल रिसर्चर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जनरल डिफेंस के पार्ट थर्ड के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इस पार्ट में हम लोग इनएविटेबल एक्सीडेंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, आम बोलचाल की भाषा में आप अक्सर सुनते होंगे कि कहा जाता है कि एक्सीडेंट बता के नहीं आता है। फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि एक्सीडेंट एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट है, यानी जिसके होने का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था। और फ्रेंड्स, अगर यही एक्सीडेंट डिफेंडेंट के रीजनेबल केयर के बाद भी फोर्सीन या अवॉइड नहीं किया जा सकता था तो वो इनएविटेबल एक्सीडेंट कहलाता है। फिर से एक बार सुनिए, अगर वैसा एक्सीडेंट जो डिफेंडेंट के रीजनेबल केयर के बाद भी फोर्सीन और अवॉइड नहीं किया जा सकता था तो वो इनएविटेबल एक्सीडेंट होता है। अब अकॉर्डिंग टू पोलक के अनुसार पोलक बताते हैं कि किस प्रकार से जो इनएविटेबल एक्सीडेंट है वो किस हद तक इनएविटेबल होगा, कब उसको इनएविटेबल मानते हैं। तो पोलक कहते हैं कि इनएविटेबल का मतलब ऐसा नहीं होता है कि एब्सोल्युटली इनएविटेबल हो। इसको देखने का पैमाना ये है कि रीजनेबल मैन के द्वारा किया जा सकने वाला प्रिकॉशंस के द्वारा अवॉइडेबल नहीं था। इसलिए यदि डिफेंडेंट ये डिफेंस लेता है कि डिफेंडेंट ना तो इंजरी करना चाहता था और ना ही रीजनेबल केयर के द्वारा इंजरी को अवॉइड किया जा सकता था, तो इस केस में ये इनएविटेबल एक्सीडेंट के केस का एग्जांपल हो जाएगा, इनएविटेबल केस हो जाएगा और उस केस में डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये फर्स्ट पैरा अपने आप में बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन का काम कर सकता है किसी भी क्वेश्चंस में। इस फर्स्ट पैरा में जो तीन लाइंस में दी गई हैं, इसमें क्लैरिफाई कर दिया गया है कि इनएविटेबल एक्सीडेंट क्या है। फ्रेंड्स, इसी पैराग्राफ को जब इंट्रो लिखने के बाद जो सेकंड पार्ट लिखना होता है वो इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स के रूप में लिखा जाता है। तो इसी में से हम इसेंशियल इंग्रेडिएंट डिराइव कर सकते हैं, उसको नंबरिंग करके 1 2 3 लिख सकते हैं और फिर उन सारे एक एक पॉइंट्स को, एक एक इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को केस लॉ के थ्रू इलेबोरेट कर देंगे और उससे क्या होगा, हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इससे इस पूरे पैराग्राफ से जो तीन इंपॉर्टेंट इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स निकल के आ सकते हैं वो क्या हो सकता है। पहला तो ये लिख सकते हैं कि देयर मस्ट बी एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का मतलब ही और ब्रैकेट में अनएक्सपेक्टेड इंजरी। सेकंड, डिफेंडेंट नीदर इंटेंडेड नॉर कैन फोरसी, ना तो वो डिफेंडेंट इंटेंड करता था और ना ही वो फोरसी कर सकता था। थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं कि डिफेंडेंट टेकन रीजनेबल केयर बट कैन नॉट बी अवॉइडेड। मीन्स डिफेंडेंट ने रीजनेबल केयर लिया लेकिन फिर भी वो अवॉइडेबल नहीं था। तो ये तीन इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं इनएविटेबल एक्सीडेंट के। आप इसी चीज को दूसरे शब्द में भी लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए केस लॉ के थ्रू इसको और एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। फ्रेंड्स, जो सबसे पहला केस है वो स्टैनले वर्सेस पॉवेल का केस यहाँ पे दिया गया है। देखिए, ये केस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, टॉर्ट के जितने भी टू वर्ड वाले केसेस हैं, मतलब सिर्फ स्टैनले वर्सेस पॉवेल, यहाँ दो वर्ड, एक दो, तो ये दो वर्ड वाले केसेस जो है ना टॉर्ट के अंदर बहुत बार पूछ देता है। तो इसलिए ये सब दो वर्ड वाले जो जितने भी केस हैं, मतलब एक एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहे हैं कि ये दो तरह के केसेस, ये दो वर्ड वाले केसेस टॉर्ट लॉ में बहुत सारा है और बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स, इस केस में होता क्या है कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट शूटिंग पार्टी के मेंबर होते हैं और एक बार वो दोनों फेजेंट शूटिंग के लिए गए होते हैं। फेजेंट एक प्रकार का बर्ड होता है।
तो उसके शूटिंग के लिए वो गए होते हैं। डिफेंडेंट जो है वो पेजेंट के ऊपर फायर करने के लिए एक गन से शूट करता है, लेकिन वो जो गन शॉट है वो जाके ओक ट्री पे टकरा जाता है और प्लेंटिफ को वहां से रिफ्लेक्ट करने के बाद प्लेंटिफ को इंजर्ड कर देता है। इस केस में फ्रेंड्स होता क्या है कि इंजरी को एक्सीडेंटल माना जाता है और डिफेंडेंट को लायबल नहीं किया जाता है। फ्रेंड्स ऑब्वियस सी बात है कि जब गन शॉट किया गया और वो ओक ट्री पे चला गया, अगर वैसा कोई इंटेंशन नहीं हो प्लेंटिफ का, तो ये एक्सीडेंट का ही केस है। तो फ्रेंड्स इसमें तीनों इंग्रेडिएंट्स ऑटोमेटिकली आप निकाल सकते हैं। तीनों इंग्रेडिएंट ऑटोमेटिकली इसमें आ रहा है। पहला तो एक्सीडेंट था, अनइंटेंडेड था, रीजनेबल केयर से अनएवॉइडेबल था और अनफॉर्सीन था। फ्रेंड्स जो सेकंड केस है वो है असम स्टेट कॉरपोरेशन कोऑपरेटिव्स या कॉरपोरेशन टीसी फेडरेशन लिमिटेड वर्सेस श्रीमती अनुभा सिन्हा। फ्रेंड्स इस केस में होता क्या है कि प्लेंटिफ का प्रेमाइस डिफेंडेंट को किराए पर मिला होता है, यानी डिफेंडेंट जो है वो टेनेंट होता है और प्लेंटिफ जो होता है वो लैंडलॉर्ड होता है। डिफेंडेंट या टेनेंट डिफेक्टिव वायर के लिए डिफेक्टिव वायर को रिपेयर करवाने के लिए एक बार लैंडलॉर्ड से रिक्वेस्ट करता है। लैंडलॉर्ड उसके इलेक्ट्रिक वायर को रिपेयर नहीं करवाता है, डिफेक्टिव इलेक्ट्रिक वायर को। बाद में होता क्या है कि एक्सीडेंटली फायर शॉर्ट सर्किट की वजह से फायर प्रीमाइसेस में लग जाता है, एक्सीडेंटल फायर हो जाता है। इस केस में ये पाया गया कि जो टेनेंट था उसमें उसका कोई नेग्लिजेंट नहीं था उस इंसिडेंट में। तो इस केस में प्लेंटिफ यानी लैंडलॉर्ड ने कंपनसेशन क्लेम किया था, जिसको कोर्ट ने डिनाई कर दिया क्योंकि इसको इनएविटेबल एक्सीडेंट माना गया। फ्रेंड्स इसमें अगर आप गौर करें तो आप पाएंगे कि इस केस में तो प्लेंटिफ ही का फॉल्ट लग रहा है, तो प्लेंटिफ खुद ही कंपनसेशन कैसे क्लेम कर रहा है यहाँ, क्योंकि क्योंकि जो टेनेंट था उसके लिए उसके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था डिफेक्टिव वायर को क्योर करने के लिए। तो फ्रेंड्स इस केस में भी तीनों जो इंग्रेडिएंट्स है वो फॉलो हो रहा है, आप उसको अप्लाई करके देखें, तीनों इंग्रेडिएंट आपको यहाँ मिल जाएगा। फ्रेंड्स जो थर्ड केस है वो है श्रीधर तिवारी वर्सेस यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। इस केस में होता क्या है कि यूपीएसआरटीसी का एक बस होता है, जब वो एक गांव से गुजर रहा होता है तो अचानक से उसके सामने एक साइकिलिस्ट आ जाता है। साइकिल पे सवार कोई व्यक्ति था जो उसके सामने आ जाता है और उस समय जो बारिश के वजह से जो रोड था वहाँ का गीला होता है और बस उस साइकिलिस्ट को बचाने के लिए अचानक से ब्रेक लगाता है और जैसे ही ब्रेक लगाता है वो बस स्किड कर जाता है और स्किडिंग के बाद स्किडिंग स्किड करने की वजह से बस जो है सामने से आ रही बस से टकरा जाता है। इस बस का जो साइकिलिस्ट को बचाने के लिए गाड़ी में ब्रेक लगाता है और साइड होता है उसका रियर व्यू, उसका रियर एंगल से जा करके बस जो से उधर अपोजिट डायरेक्शन वाली बस थी उसके फ्रंट में जाके टकरा जाता है। अब इस केस पे ये पाया गया फ्रेंड्स कि जो दोनों ड्राइवर थे उन दोनों ड्राइवर ने गाड़ी को मॉडरेट स्पीड पे ही चलाया था और एक्सीडेंट जो था वो पूरी तरह से पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड था, अनफॉर्सीन था। तो इस केस में भी इसको इनएविटेबल एक्सीडेंट के श्रेणी में ही लिया गया और डिफेंडेंट को लायबल नहीं माना गया। डिफेंडेंट जो थे वहाँ यहाँ पे कॉरपोरेशन थे यूपीएसआरटीसी के, उनको लायबल नहीं माना गया। फोर्थ केस जो है वो है हॉल्म्स वर्सेस मैथर। इस केस में इस केस में होता क्या है कि डिफेंडेंट का जो सर्वेंट होता है वो हाईवे पर हॉर्स ड्राइव कर रहा होता है। हॉर्स को देखकर एक कुत्ता वहां पे भौंकने लगता है और कुत्ता के भौंकने की वजह से जो हॉर्स होता है वो स्टार्टल्ड करने लगता है। स्टार्टल्ड करने के वजह से जो सर्वेंट है वो उस हॉर्स को मैनेज करने में
उसको परेशानी आने लगती है और डिफेंडेंट के बेस्ट केयर के बावजूद, डिफेंडेंट सर्वेंट के बेस्ट केयर के बावजूद भी वो हॉर्स प्लेंटिफ को जाके किक कर देता है। अब प्लेंटिफ इसमें डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करता है, लेकिन इस केस में भी डिफेंडेंट को लायबल नहीं माना गया क्योंकि डिफेंडेंट ने रीजनेबल केयर से पूरी तरह से प्रयास किया था कि हॉर्स को मैनेज किया जाए, लेकिन वो मैनेज करने में सफल नहीं हो पाया और ये पूरी तरह से एक एक्सीडेंटल केस माना गया, अनइंटेंडेड और अनएवॉइडेबल। इस केस में जस्टिस ब्रामवेल ने एक अच्छी बात को समझाया और बताने का कोशिश किया कि डेली कोर्स ऑफ एक्शन में, डेली कोर्स ऑफ लाइफ में लोगों को ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि माइनर इनकन्वीनियंस और मिसचीफ इनएविटेबल है। मतलब माइनर इनकन्वीनियंस और मिसचीफ आपके डेली लाइफ में देखने को मिल सकता है, वो इनएविटेबल है, उसको अनएवॉइडेबल है। यदि सभी रीजनेबल केयर एक्सरसाइज कर ले तब भी वो अनएवॉइडेबल है, तब भी उसको वो छोटी मोटी जो माइनर इनकन्वीनियंस है, मिसचीफ है, होंगी। सारे एक्सीडेंट और डिसरप्शंस को अवॉइड नहीं किया जा सकता है और लोगों को माइनर इश्यूज को टॉलरेट करना चाहिए फॉर ओवरऑल बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी। इस पैराग्राफ में उन्होंने ये बात बताया है और इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि अगर सपोज कीजिए इस सर्कमस्टांस में अगर किसी के ऊपर टीचर चला जाता है ऑर्डिनरी ड्राइविंग में, तो क्या इसके लिए भी कंपनसेशन मिलना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है फ्रेंड्स, ये एक तरह का ऐसा बात है जो डेली कोर्स ऑफ लाइफ में ज़्यादातर देखने को मिलता है, हर केस, हर इशूज में, अनलेस कि इंटेंडेड ना हो। अगर इंटेंडेड है, किसी के द्वारा जानबूझ के किया गया, तब तो डेफिनेटली उस केस में सूट फाइल होना चाहिए और कंपनसेशन क्लेम करना चाहिए। लेकिन अगर डेली कोर्स ऑफ लाइफ में ऐसा ऑर्डिनरी केस में हो रहा है, ऑर्डिनरली हो रहा है, बिना किसी इंटेंशन के, तो उस केस में कंपनसेशन क्लेम करना अपने आप में सही नहीं है। फोर्थ केस है फ्रेंड्स, ब्राउन वर्सेस कैंडल। इस केस में जब प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के डॉग आपस में फाइट कर रहे होते हैं, तो डिफेंडेंट उनको सेपरेट करने की कोशिश करता है और एक्सीडेंटली प्लेंटिफ के आंख को हिट कर देता है। इंजरी को प्योर एक्सीडेंट माना गया और डिफेंडेंट को लायबल नहीं माना गया। फ्रेंड्स, जो फिफ्थ केस है वो है पद्मावती वर्सेस दुग्गा नायका। इस केस को हम लोगों ने वॉलेंटाइन अनफिट इंजूरिया के केस में भी देखा था। वहां पे हम लोगों ने वॉलेंटाइन अनफिट इंजूरिया के रिस्पेक्ट में देखा था। अब यहाँ पे हम सेम फैक्ट को हम लोग इस रेफरेंस में देखते हैं, इनएविटेबल एक्सीडेंट के रेफरेंस में देखते हैं फ्रेंड्स। तो इस केस में दो स्ट्रेंजर्स डिफेंडेंट के जीप में लिफ्ट लेते हैं। कुछ देर बाद क्या होता है कि जो बोल्ट होता है, जो नट होता है फ्रंट व्हील का, वो खुल जाता है या टूट जाता है और जो आगे का व्हील था वो भी खुल जाता है उससे, जिससे क्या होता है, जीप टॉपल्ड कर जाता है और स्ट्रेंजर्स को सीरियस इंजरी कॉज हो जाती है। उसमें से एक स्ट्रेंजर तो यहाँ तक उनका डेथ हो जाता है। इस केस में ये पाया गया कि ये केस अपने आप में सीर एक्सीडेंट का केस था, क्योंकि ये प्रूफ करने के लिए कोई एविडेंस नहीं था कि डिफेक्ट पेटेंट था, यानी आसानी से पकड़ में आने वाला डिफेक्ट था, ऐसा प्रूफ नहीं किया जा सका। और ये भी प्रूफ नहीं किया जा सका कि पीरियोडिकल चेकअप से इसको अवॉइड किया जा सकता था। इसलिए तीनों इंग्रेडिएंट आपको यहाँ भी मिल गया, क्योंकि अनएवॉइडेबल है, रीजनेबल केयर लिया गया, अनफोर्सीन सिचुएशन था, अनफोर्सीन था। इसके बाद फ्रेंड्स अगला केस है नाइट्रोग्लिसरीन केस और नेशनल कोल बोर्ड इवांस वर्सेस इवांस। ये इन दो केसेस में प्रॉपर्टी के एक्सीडेंटल डैमेज के लिए डिफेंडेंट को लायबल नहीं माना गया, प्रॉपर्टी के एक्सीडेंटल डैमेज के लिए। तो आइए फ्रेंड्स इन दो केसेस को देखते हैं। जो फर्स्ट केस है वो नाइट्रोग्लिसरीन केस है।
नाइट्रोग्लिसरीन के केस में होता क्या है फ्रेंड्स कि डिफेंडेंट एक सामान ढोने वाला होता है, एक कैरियर होता है, उसको एक वुडन केस दिया जाता है कहीं पहुंचाने के लिए, और उस बॉक्स से जो वुडन केस का जो बॉक्स दिया गया था उसमें लीकेज हो रहा होता है। उसको एग्जामाइन करने के लिए डिफेंडेंट अपने ऑफिस, अपने बिल्डिंग में ले जाता है, और इससे पहले उसको बताया नहीं गया होता है कि इस बॉक्स में क्या है। तो वो जो जब अपने ऑफिस के बिल्डिंग में ले जाता है और बॉक्स को ओपन करता है, तो बॉक्स ओपन होते ही नाइट्रोग्लिसरीन एक्सप्लोड कर जाता है और प्लेंटिफ के बिल्डिंग को, जिसमें डिफेंडेंट का ऑफिस था और वो उस ऑफिस में ले गया था उसको देखने के लिए, तो वो बिल्डिंग को डैमेज हो जाता है। तो इसमें पाया गया कि डिफेंडेंट ये रीजनेबली सस्पेक्ट नहीं कर सकता था कि इसे इसमें नाइट्रोग्लिसरीन है, क्योंकि उसको बताया भी नहीं गया था, और इसलिए डिफेंडेंट डैमेज के लिए लायबल नहीं है। डिफेंडेंट जो बिल्डिंग का डैमेज हुआ उसके लिए डिफेंडेंट लायबल नहीं है, उसको पता ही नहीं था। अब देखिए फ्रेंड्स, ये अलग बात है कि उस व्यक्ति ने जिसने डिफेंडेंट को यानी कैरियर को सामान पहुंचाने के लिए दिया था, वुडन केस दिया था, उसने बताया ही नहीं कि उसमें क्या है। तो वहां पे हम लोग उस रेफरेंस में नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको सिर्फ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, जो प्लेंटिफ था जिसको लॉस हुआ, जिसके बिल्डिंग में डैमेज हुई नाइट्रोग्लिसरीन के एक्सप्लोजन की वजह से, उसमें, और डिफेंडेंट जो कैरियर था उसके ऊपर, इन दो के रेफरेंस में हम देख रहे हैं। वहां डेफिनेटली हो सकता है कि जो डिफेंडेंट, इस केस में जो डिफेंडेंट हमारा है वो प्लेंटिफ बन जाए, और वो अगर जिसने वुडन केस उसको दिया था, अगर वो वुडन केस जिसने दिया था उसने बताया नहीं, तो वहां पे उसका लायबिलिटी बन सकता है, लेकिन उस रेफरेंस में हम यहाँ नहीं देख रहे हैं। जो सेकंड केस है फ्रेंड्स, वो है नेशनल कोल बोर्ड वर्सेस इवांस। इस केस में फ्रेंड्स होता क्या है कि एनसीबी, नेशनल कोल बोर्ड, या उसका प्रीडिसेसर्स, या मतलब उससे पहले जो था, वो काउंटी काउंसिल के लैंड के अंदर एक इलेक्ट्रिक केबल डाला होता है। एक इलेक्ट्रिक केबल काउंटी काउंसिल के लैंड में डाला होता है बिना काउंटी काउंसिल को इन्फॉर्म किए। काउंटी काउंसिल एक समय एक्सकेवेशन के लिए यानी खुदाई के लिए जेई वांस एंड कंपनी को से कॉन्ट्रैक्ट करती है। जेई वांस के कॉन्ट्रैक्टर जब एक्सकेवेशन कर रहे होते हैं, तो लैंड के अंदर मौजूद इलेक्ट्रिक वायर डिस्ट्रॉय हो जाता है उनसे, और उनको भी पता नहीं है, क्योंकि काउंटी काउंसिल को खुद ही नहीं पता है। और उन्होंने जब कॉन्ट्रैक्ट किया, काउंटी काउंसिल ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया जेई वांस से, तो जेई वांस को भी नहीं पता था। तो डिफेंडेंट यानी जो जेई वांस थे, प्लेंटिफ इस केस में एनसीबी है, नेशनल कोल बोर्ड, और जेई वांस जो है इसमें डिफेंडेंट है, तो डिफेंडेंट को नॉलेज नहीं था, इसलिए उसके पास वायर को डिस्कवर करने का रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं था, क्योंकि ड्यू केयर तब हम करेंगे जब हमारे पास नॉलेज होगा, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि वायर लैंड के अंदर है, तो हम ड्यू केयर किस चीज के लिए लेंगे। और इसलिए डिफेंडेंट को यहाँ पे विदाउट एनी फॉल्ट माना गया। कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि प्लेंटिफ प्रीडिसेसर का फॉल्ट है, मतलब प्लेंटिफ के जो प्लेंटिफ है नेशनल कोल बोर्ड, उसका जो प्रीडिसेसर है उसका यहाँ फॉल्ट है, और उसकी लाइबिलिटी बनती है, क्योंकि उसने रॉन्गफुल तरीके से काउंटी काउंसिल के लैंड के अंदर उनके नॉलेज के बिना इलेक्ट्रिक वायर डाला था लैंड में। इस केस में डिफेंडेंट को लायबल नहीं माना गया, जेई वांस को लायबल नहीं माना गया। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा कि डिफेंस ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट तब अवेलेबल है जब इवेंट अनफोर्सिएबल है और कंसिक्वेंसेस अनअवॉइडेबल है। रीजनेबल प्रिकॉशंस के बाद भी अनफोर्सिएबल है, और कंसिक्वेंसेस जो है वो अनअवॉइडेबल है। इसलिए सपोज कीजिए हैवी रेन और फ्लड के केस में यदि अनुमान लगाया जा सकता था और कंसीक्वेंस को अवॉइड किया जा सकता था, क्योंकि हैवी रेन और फ्लड इन टूडेज टाइम ये अपेक्षाकृत आसान है अनुमान लगाना, और उनके कंसीक्वेंस को अवॉइड किया जा सकता था, तब इनिविटेबल एक्सीडेंट का डिफेंस अवेलेबल नहीं होता है। इसी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एस वेदंताचार्य वर्सेस हाईवे डिपार्टमेंट ऑफ साउथ आर्कोट के केस में हेल्ड किया। फ्रेंड्स, इस केस में
होता क्या है कि जब बस एक बस कल्वर्ट कल्वर्ट होता है फ्रेंड्स, जो रोड के नीचे पानी का फ्लो एक जगह से एक दिशा से पानी दूसरी दिशा में जा रही होती है, तो वहाँ पे एक कल्वर्ट बनाया जाता है जो रोड के नीचे या पुल के नीचे आप होता है। आप देखे होंगे उसको। तो वो कल्वर्ट के ऊपर से एक पुल पार कर रहा होता है, और सॉरी एक बस पार कर रहा होता है पुल के ऊपर से, और वो कल्वर्ट टूट जाता है और बस उसमें जो है गिर जाता है, उसमें फंस जाता है। एक पैसेंजर, यहाँ नाम नहीं दिया है, लेकिन एक पैसेंजर होते हैं वी शांत गोपालन, उनका डेथ हो जाता है। तो इस केस में जो पर्सन होते हैं, जो एक इस केस में प्लेंटिफ और प्लेंटिफ जिसका बस जो है डैमेज हुआ होता है, और जो पेरेंट्स होते हैं डेथ जिनका हुआ है, उनका उनके पेरेंट्स डैमेजेज के लिए सूट फाइल करते हैं हाईवे हाईवे डिपार्टमेंट के ऊपर। और ये प्ली ये कोर्ट के सामने कहते हैं कि उनका हाईवे डिपार्टमेंट ऑफ साउथ एकरॉट का इस केस में नेग्लिजेंस है। हाईवे डिपार्टमेंट ये प्ली लेता है कि 15 दिनों से लगातार 6 इंच से ज़्यादा बारिश हो रही थी, और इस वजह से जो पानी है वो कल्वर्ट में से तेजी से गुजर रहा था, जिसके वजह से कल्वर्ट टूट गया। इंजीनियर्स के रिपोर्ट में भी ये डिस्क्लोज किया गया कि एक दिन पहले तक वो चीज़ें नॉर्मल थी, ट्रैफिक भी नॉर्मल थी, और जो कल्वर्ट था उसमें कोई परेशानी नहीं थी। तो इस केस में जो लोअर कोर्ट था, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जब केस फाइल हुआ था, तो उस केस तो लोअर कोर्ट ने इस केस में हाईवे डिपार्टमेंट ऑफ साउथ एकरॉट को लायबल माना था। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने इस केस में उन लोअर कोर्ट के डिसीजन को रिवर्स कर दिया, और हाईवे डिपार्टमेंट ऑफ साउथ हाईकोर्ट को लायबल नहीं माना। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि कल्वर्ट और ब्रिज को स्ट्रेंथन करने के लिए सुटेबल कदम नहीं उठाया गया, जबकि ये एंटिसिपेट किया जा सकता था कि हैवी रेन और फ्लड में ऐसा हो सकता है। हाईवे अथॉरिटी हैवी रेन एंड फ्लड का हवाला देकर लायबिलिटी से बच नहीं सकता था, क्योंकि हाईवे डिपार्टमेंट अपने द्वारा लिया गया नेसेसरी प्रिवेंटिव मेजर या एंटीसिपेटरी एक्शन को प्रूफ नहीं कर पाया। तो इस केस में देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ दिया हुआ है, जो फुट नोट के अंदर दिया हुआ है, कि इफ पॉसिबिलिटी ऑफ डेंजर केवल एक मियर पॉसिबिलिटी है जो रीजनेबल पर्सन के माइंड में कभी नहीं आ सकता है, तो उसको नेग्लिजेंस के लिए गिल्टी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिकॉशंस कोई कैसे ले सकता है ना। इसमें एक इम्पोर्टेंट लाइन भी लॉर्ड ड्यूनडेन ने पार्डन वर्सेस हार्कोर्ट ड्राइविंग टॉन के केस में एक इम्पोर्टेंट बात कही। केस का नाम नहीं याद रखना है, लेकिन ये लाइन इम्पोर्टेंट मतलब अच्छा है कि पीपुल मस्ट guard against reasonable possibilities but they are not bound to guard against fantastic possibilities। तो ऐसा है कि पीपल जो है लोगों को रीजनेबल पॉसिबिलिटीज से के थ्रू गार्ड किया जा सकता है, उनको बचाया जा सकता है। लेकिन फैंटेस्टिक पॉसिबिलिटी मतलब ऐसा पॉसिबिलिटीज जो जो पता ही नहीं है, या जो बहुत ज़्यादा हाईली हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिकॉशंस चाह रहे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, जो इस हाईवे डिपार्टमेंट का जो केस था, इस केस में देखिए हाईवे डिपार्टमेंट का तो काम ही होता है रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सभी तरह के चीज़ों को स्ट्रेंथन करना, और हैवी रेन और फ्लड की स्थिति को ध्यान में रख के ही हाईवे में जो रोड्स है ब्रिज बनाए जाते हैं। वो तो नॉर्मल है उनके लिए, ऑल्दो हो सकता है कि हम वैसा ना सोचें कि हैवी रेन और फ्लड हो जाए अपने घर बनाते समय, लेकिन उनका तो काम ही है। हाईवे जो डिपार्टमेंट है, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है या जो ब्रिज बनाता है, उनका तो काम ही है, उनको तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी ही है। अब देखिए फिलहाल तो अगर बिहार की बात करें तो बिहार में लगातार पुल गिर रहा है, तो इसमें ऐसा लाइबिलिटी से बच कैसे सकते हैं आप।
अथॉरिटी लायबल होंगे ही, क्योंकि उनको वो ये नहीं क्लेम नहीं कर सकते कि फ्लड सिचुएशन के वजह से या हैवी रेन के वजह से, ये सब चीज़ें उनके लिए नहीं है। उनकी लायबिलिटी से वो अपनी लायबिलिटी से बच नहीं सकते हैं। तो ये था हमारा केस फ्रेंड्स। अब एक और यहाँ केस दिया है। इस केस में फ्रेंड्स होता है, एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर सपोज कीजिए इसी तरह से कि अगर कोई व्हीकल है, वो उसका जो टायर है वो पुराना हो चुका है और वो पूरी तरह से वॉर्न आउट हो चुका है, और उसको एक्सेसिव स्पीड में चलाया जाता है उस गाड़ी को, फिर भी उस गाड़ी को एक्सेसिव व्हीकल को एक्सेसिव स्पीड में चलाया जाता है और टायर जो है ब्रस्ट कर जाता है, तो क्या वो इनिविटेबल एक्सीडेंट का प्ली ले सकता है कि ये इनिविटेबल एक्सीडेंट की वजह से एक्सीडेंट हो गया? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उसने रीजनेबल केयर इस्तेमाल नहीं किया, उसने रीजनेबल केयर नहीं रखा, और इसलिए ये जो 3 इंग्रेडिएंट्स था, उस तीनों इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। उसको फोरसी भी किया जा सकता था, क्योंकि जो टायर है वो ऑलरेडी टॉर्न हो चुका है, वो काफ़ी ओल्ड हो चुका है। फाइनली ये केस लास्ट पैराग्राफ में फ्रेंड्स दिया हुआ है, ओरिएंटल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस राजरानी। फ्रेंड्स इस केस में होता क्या है कि एक ट्रक का फ्रंट राइट स्प्रिंग या और उसको पट्टा भी बोलते, पट्टा अचानक से टूट जाता है और ट्रक अनियंत्रित होकर के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे होते ट्रैक्टर से टकरा जाता है। ड्राइवर और ऑनर ये प्रूफ नहीं कर पाते हैं कि रीजनेबल प्रिकॉशंस लिया गया था, या दूसरे शब्दों में कि डिफेक्ट रीजनेबल प्रिकॉशन से पता नहीं लगाया जा सकता है। वो ये प्रूफ नहीं कर पाते हैं कि रीजनेबल प्रिकॉशंस या लिया गया था, या डिफेक्ट जो है रीजनेबल प्रिकॉशन से पता नहीं लगाया जा सकता था। ठीक है। अगर देखिए डिफेक्ट दो तरह का होता है, एक डिफेक्ट होता है पेटेंट डिफेक्ट और एक होता है लेटेंट डिफेक्ट। तो अगर पेटेंट डिफेक्ट है, तो डिफेक्ट अगर पेटेंट है यानी जो साफ तौर से दिख रहा है, तो पेटेंट डिफेक्ट रीजनेबल केयर के थ्रू या रीजनेबल प्रिकॉशंस के थ्रू उसको पता लगाया जा सकता है और उसको रेगुलर चेकअप के दौरान उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन जो लेटेंट डिफेक्ट है उसकी पॉसिबिलिटी, लेटेंट मतलब छुपा हुआ, तो उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो रेगुलर चेकअप में भी पकड़ में न आए। तो लेटेंट डिफेक्ट को तो मान के चलिए, लेटेंट डिफेक्ट को तो माना जा सकता है, लेकिन पेटेंट डिफेक्ट के केस में ऐसा नहीं माना जा सकता है। इनिविटेबल पेटेंट डिफेक्ट के केस में ये इनिविटेबल एक्सीडेंट में नहीं माना जा सकता है। तो ये था हमारा फ्रेंड्स इनिविटेबल एक्सीडेंट के ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन। फ्रेंड्स जैसे कि एक्सीडेंट बता के नहीं आता है, उसी तरह से एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस भी हम लोगों के लिए बता के नहीं आता है। बहुत ही विचित्र समस्या है, तो इसलिए हर टॉपिक को अच्छे से देखना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स इस टॉपिक में उम्मीद करते हैं कि आपको इस टॉपिक में जितने भी केसेस थे और जो पॉइंट्स था इनिविटेबल एक्सीडेंट में, वो समझ में आया होगा। देखिए वैसे तो देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ये सब चीज़ें बहुत ही आसान है। लेकिन होता क्या है कि आपको 2-3 चीज़ों पे ज़रूर ध्यान में रखना होगा। पहला तो ये कि जब भी आप पढ़ें तो उसमें जो वर्ड्स है उसका यूज करें, क्योंकि नॉर्मल आंसर अगर जनरल शब्दों में अपने एकदम आम भाषा में अगर आप लिखिएगा तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होगा। 10 में आपको 2-3 नंबर मिलेगा, जिसमें आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। जब आप सब्जेक्टिव आंसर लिखते हैं, ये आप जुडिशरी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन आप अगर वर्ड यूज कीजिएगा, इसलिए हम वर्ड पे ज़्यादा जोर देते हैं। हम देखिए, आप देखिएगा कि मेरे वीडियो में कभी भी हम जब इंग्लिश वर्ड को जो इम्पोर्टेंट है उसको हम हमेशा हाईलाइट करते हैं, तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। और छोटा छोटा पोर्शन में, छोटा छोटा पार्ट में आर के बांगिया में दिया हुआ है और बहुत ही सही तरीके से दिया हुआ है। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा अगर आप इसको ध्यान से, इस सीरीज को ध्यान से सुनते हैं और बुक रीडिंग करते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो इसके अलावा कोई, क्योंकि बहुत लोग कौतूहल में होते हैं इधर उधर, कैसे आंसर राइटिंग करें, कैसे नोट्स के टाइम, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है इस सब चीज़ में। और इसलिए सबसे मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो छोटा सा एक्सपीरियंस है, उसमें यही है कि इसलिए बहुत ज़रूरी है कि
बुक रीडिंग करें और उस पे ही ज़्यादा रिलाई करें रेदर देन कि इधर का नोट्स उधर का नोट्स, कोई फ़ायदा नहीं है। सारे चीज़ आप लिख नहीं सकते हैं। फाइनली फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे जहां हम लोग एक्ट ऑफ गॉड के ऊपर चर्चा करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू द वीडियोस।